हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक्स का जो लेवल 3 का क्वेश्चन है क्लास 8 का पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से जो बचे क्वेश्चन हैं वो सारे अब डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 79 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। ये आपका जो भी एडिशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अभी हम जो करेंगे वो इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है वो मैंने कॉपी में बोर्ड में नोट कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है बॉल ऑफ मास 100 ग्राम्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है कितना ग्राम का, 100 ग्राम्स का, जो कितना में चल रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड में, है ना। स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स। कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम्स, और कह रहा है एट रेस्ट, दैट इज इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जब ये आके टकराया तो ये मान लेते टकराने के बाद कुछ होगा, ये टकरा गया। आफ्टर कॉलिजन बोथ द बॉल्स मूव विद कॉमन वेलोसिटी, मतलब चिपक गया और चिपक के दोनों आगे चल रहा है कॉमन वेलोसिटी से, v कॉमन मान लिए इसको, है ना। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, तो यही मांगा है, सिंपल। तो जब कॉलिजन होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाया, दूसरा पहला पे लगाया, कोई और बाहर से कोई फोर्स इसमें एक्टिव नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम यह मान लेंगे कि ऐसा अगर हुआ, मानेंगे कि ऐसा होने से मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। जितना पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होता है। दैट इज मोमेंटम इनिशियल बराबर क्या होगा बच्चों, मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कौन कौन है, 100 ग्राम का और 200 ग्राम का। दैट इज 100 इंटू 12 प्लस यहाँ क्या होगा 200, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनली दोनों चिपक गई, तो ये 100 ग्राम प्लस कितना ग्राम, 200 ग्राम। दैट इज 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम्स इंटू कॉमन वेलोसिटी, v कॉमन, मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगा 1200, ये तो 0 हो गया, ये 300 वेलोसिटी कॉमन। आप कहेंगे सर ये ग्राम को आप किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किए, तो 1 बाई, यहाँ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 1000 1000 नीचे आता, कैंसिल ही हो जाता, ठीक है। वैसे भी हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, उसको ग्राम या किलोग्राम से मतलब नहीं है, ठीक है। कैंसिल हो गया, तो कॉमन वेलोसिटी कितना आया, 3 4 12, 4 मीटर्स पर सेकंड, और पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये दोनों कोलाइड करने के बाद जो एक साथ चलेगी वो उसी डायरेक्शन में चलेगी, बस स्पीड कम हो जाएगी। पहले स्पीड 100 ग्राम्स की 12 मीटर पर सेकंड थी, अब इसकी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। दोनों चिपक के अब आगे बढ़ेगा 4 मीटर्स पर सेकंड में। आई थिंक समझ आया क्या थ्योरी इस्तेमाल हुआ, कि बाहर से कोई अगर फोर्स ना हो तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को टकराता है तो उसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, उस डायरेक्शन में कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व। जितना इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का उतना ही फाइनल मोमेंटम। सिस्टम में 100 ग्राम्स और 200 ग्राम्स का बॉडी है, ओके। चलिए, समझ गए, नहीं समझे तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर की बात हो रही है, ठीक है। लॉन, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश वाई, एक्सप्लेन विथ अ फ्री बॉडी डायग्राम। लॉन रोलर की बात करी जा रही है, कह रहा है कि पुल ईजियर देन पुश, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, चलिए लॉन रोलर ही है। लॉन रोलर पर हमने फोर्स लगाया इस तरह से F। जब हम फोर्स लगाते हैं इस तरह से तो ये पुल करना हुआ, दिस कंडीशन इज ऑफ पुल, ठीक है। जब पुल करेंगे F फोर्स इधर लगाएंगे, ये बॉडी m मास का है, मतलब लॉन रोलर m मास का है, तो अर्थ नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो वेट होगा, जिसको हम mg कहते हैं, या वेट ही कहिए आप, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और ये जो सरफेस है ना, ये नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा, नॉर्मल फोर्स किधर लगाएगा बच्चों, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ,
लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना वर्टिकली अपवर्ड है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, बाद में आप समझेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, इसको हम एफ पैरेलल मान लेते हैं, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर। अब इसको आप कंसीडर ना करें, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक मतलब ये जो एफ लग रहा है कोई भी वेक्टर का, बाद में आप जानेंगे, उसको दो टुकड़ों में हम बांट सकते हैं और दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये एफ परपेंडिकुलर और एफ ये देखिए इस तरह से आप समझिए, ये है ना, ये हमारा ये रिजल्टेंट है, ये ए है और ये बी है। ए और बी का जो रिजल्ट है वो ये है। अगर आप रिजल्टेंट लिखिए तो ये लिखिए, अगर ये नहीं लिखना चाहते ए और बी दोनों लिखिए। तो एफ के दो कंपोनेंट है, आप खुद देखिए ना, एफ दो तरफ लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के बारे में अब डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम वर्टिकल की बात करें तो जो mg है वो नॉर्मल और एफ परपेंडिकुलर के द्वारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। मतलब ये जो f है इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं बाहर से, उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और नॉर्मल मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो जो नॉर्मल लग रहा है, जो सरफेस ऊपर की तरफ इस लॉन रोलर पर लगा रहा है, वो किसके बराबर आया, F बराबर mg माइनस एफ नॉर्मल। ये कौन सा वाला केस के लिए हुआ, पुल वाला। अब कौन सा वाला लेंगे, पुश वाला। तो अगर पुश वाला देखें तो हम मान लेते हैं कि इधर हम पुश कर रहे हैं एफ फोर्स से। किसी भी वेक्टर को हम उठा के इधर उधर कर सकते हैं। इसी को अगर हम दोबारा बनाए, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर, ये एक्चुअली पुश तो ऐसे ही ना कर रहे हैं, तो ये एफ लगाए हम, ठीक है। अब एफ अंदर लगाए, अब ये एफ फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा, पैरेलल वाला, और एक कौन सा वाला होगा, परपेंडिकुलर वाला। इसको बीच में रखना है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। अब आप खुद देखिए ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड है उसका इंक्लिनेशन, ठीक है। एफ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, एफ पैरेलल इधर हमारा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और mg किधर लगता है बताइए, नीचे, m मास का है रोलर। अब नॉर्मल किसके बराबर हो गया, जो नॉर्मल फोर्स f वाला लग रहा है ना, किधर लग रहा है बताइए, नीचे की तरफ। mg भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है सरफेस का और mg दोनों मिलके नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। यहाँ नॉर्मल किसके बराबर आ गया, f परपेंडिकुलर प्लस mg। ये कौन सा वाला केस है हमारा, पुश वाला। तो पुश में नॉर्मल f परपेंडिकुलर प्लस mg हुआ, और पुल में mg माइनस f परपेंडिकुलर हुआ। यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। और जो फ्रिक्शन लगता है किसी बॉडी पर वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, नॉर्मल का। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा टफ होगा। किस केस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, पुश के केस में ज़्यादा नॉर्मल, तो पुश के केस में ज़्यादा फ्रिक्शन। पुल के केस में कम नॉर्मल, तो पुल के केस में कम फ्रिक्शन। जिसमें कम फ्रिक्शन होगा वो ईजियर होगा। आई थिंक आपको ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इस डायग्राम को, बॉडी को अलग करके उसमें जो हम फोर्सेस को लिखते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, है ना। वैसे बॉडी को पॉइंट बना के करना पड़ता है, आपको इतनी चिंता नहीं करनी। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। हम जो पुल के केस में फोर्स लगाते हैं उसमें नॉर्मल वाला फोर्स का जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ होता है, और पुश के केस में नॉर्मल वाला कंपोनेंट जो हम फोर्स लगाते हैं उसका नॉर्मल कंपोनेंट किधर होता है, नीचे की तरफ। यहाँ पे नॉर्मल और एफ परपेंडिकुलर दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर mg दोनों मिलके नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। यहाँ नॉर्मल कम होता है, नॉर्मल ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा नॉर्मल वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन, जहाँ कम नॉर्मल वहाँ कम फ्रिक्शन, ठीक है। और जहाँ कम फ्रिक्शन वो ईजी होगा, जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन वो टफ होगा। तो पुश टफ है और पुल ईजी है। समझ गए बच्चों। 81 हो गया। आते हैं 82 में। 82 में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है, शुरू में रेस्ट में है। बॉडी ऑफ मास 4 kilograms is at rest on horizontal surface. It is acted upon by a constant force. फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स का वैल्यू बोला है 20 न्यूटन्स, और कितना टाइम, 6 सेकंड्स तक लग रहा है। एट द एंड ऑफ 6 seconds द फोर्स सीजेज टू एक्ट। ये जो फोर्स है
6 सेकंड्स तक लग रहा है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट मांगा है 8 सेकंड्स के लिए, लेकिन हम अगर देखें 0 से लेकर 6 सेकंड्स तक फोर्स तो लग रहा है। फोर्स का फार्मूला मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स है 20, मास है 4, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सब ऐसा यूनिट है तो एक्सेलरेशन भी ऐसा यूनिट में आएगा। 4 5 है 20, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 4 5 20। तो हर एक सेकंड में जो स्पीड की बढ़ोतरी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड की होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना 0 टाइम 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन। 8 सेकंड तो पूरा है, 6 सेकंड तक जब तक फोर्स लग रहा है तभी तक ले रहे हैं। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन 5 है, टाइम कितना लग रहा है 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 18 5 है 90 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड तक 90 मीटर्स हुआ। अब अगर हम 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक की बात करें, है ना, तो 2 सेकंड इधर 6 सेकंड इधर, कितने होगा 8 सेकंड्स। तो यहाँ पे जो स्पीड है जो बदलने वाला नहीं है वो कितना हो जाएगा u प्लस AT, ये इसी के साथ होगा वैसे, है ना। ये हम ले रहे हैं u कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 5 और टाइम कितना हमारा 6, 6 5 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारा 0 सेकंड टू 6 सेकंड ही बात हो रही है अभी। तो 6 सेकंड में जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई, है ना 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। अब अगर हम 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक की बात करें तो इसकी स्पीड हो गई कांस्टेंट, कितनी आ जाएगी 30 मीटर्स पर सेकंड। अब 1 सेकंड में वो 30 मीटर्स चल रहा है। क्योंकि अब ये अपनी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपली स्पीड गुना टाइम। 1 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 30 गुना 2 60, तो 30 मीटर पर सेकंड गुना 2 सेकंड, तो कितना होगा 60 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्शन बदल नहीं रहा है तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 90 और 60 150 मीटर। तो 150 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 82 सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 83 में चलते हैं। (83) में क्या कह रहे हैं, अ बॉम्ब ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces. 2 of the pieces having masses m/6 and 2m/6 were thrown off in perpendicular directions with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What is the velocity of the third piece? कह रहा है कि एक बॉम्ब है जिसका मास m है, ये 3 टुकड़ों में बढ़ गया। एक टुकड़ा m/6 हुआ, दूसरा 2m/6 हुआ, तो m/6 2m/6 3m/6, तो और 3m/6 होगा। m/6 करके 6 टुकड़े कर लीजिए। m/6 एक टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा 2m/6 हुआ, तीसरा टुकड़ा 3m/6 हुआ। 3 और 2 5 और 6 6m/6 m ही आएगा। हम कह रहे हैं एक m/6 दूसरा 2m/6, तो ये हो जाएगा 3m/6। टोटल कितना है हमारा m मतलब कितना हो गया 6m/6, तो बचा कितना 3m/6। ये दोनों जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड में चल रहा है और दूसरा ये हो गया, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और इसकी है 4 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी मांगा। एक तरीका तो आपकी किताब में गिवन है, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड में बता दे रहा हूँ। बच्चे हैं आप लोग, ये मान लेते हैं कि एक x में चला और एक y में चला। तो m/6 वाला अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में चल रहा है कितना 6 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लेते हैं ये 2m/6 वाला इधर चल रहा है कितना में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चूंकि इनिशियली पूरा सिस्टम ये था 6m/6, ये रेस्ट में था, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होना पड़ेगा 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो बताइए इसका मोमेंटम x डायरेक्शन में है, इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है। तो ऐसा मोमेंटम बना दिया जाए जितना मोमेंटम ऊपर है उतना नीचे हो जाए, जितना राइट में है उतना लेफ्ट में हो जाए। और हमारे पास एक ही पार्टिकल बचा हुआ है 3m/6,
तो हम करेंगे क्या, इधर भी एक मोमेंटम होगा, इधर भी एक मोमेंटम होगा, इसको हम मान लेते हैं पी एक्स, इधर क्या मान लेते हैं पी वाई। तो जितना मोमेंटम आगे उतना मोमेंटम पीछे, अगर ऐसा होगा तो मोमेंटम्स एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मोमेंटम कितना होगा, जीरो, क्योंकि शुरू में जीरो था तो फाइनली भी जीरो, एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए। तो जो पी एक्स है हमारा वो कितना होगा, एक बात ध्यान लें दें, जैसे मैं बोलूँ कि इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये जो नेट फोर्स है एफ नेट, यहाँ पे होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये 4 है ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 4 6 16 9 25 का रूट 5 न्यूटन। तो जब भी दो वैक्टर्स के बीच 90 डिग्रीज का एंगल हो तो उसका नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ के स्क्वायर रूट कर देंगे। अभी इतना आप जानें, तो पी एक्स कितना होगा, जितना ये होगा जितना ये होगा, तभी तो नेट मोमेंटम, मतलब जितना मोमेंटम इनिशियल उतना फाइनल, तब तो जीरो होगा। क्या होगा, m/6 × 6। लेकिन आप देखें ये वाला पार्टिकल ही बचा है, इसी पार्टिकल का ही तो मोमेंटम लेना है, इधर दो डायरेक्शन में लेना है, एक लेफ्ट में और एक, मतलब एक एक्स के डायरेक्शन में एक वाई के डायरेक्शन में। ऐसे चलेगा नहीं, चलेगा तो किधर, जिधर भी चलेगा उसका नेट लेना है, दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ करके स्क्वायर रूट करना है। 6 कैंसिल होगा, वैसे हम कर रहे हैं 3m/6, क्योंकि हमको 3m/6 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया 3m/6 × 2। ये तो मास हो गया, ये उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हुई एक्स डायरेक्शन में, अभी जैसा मैंने लिया। पी वाई क्या होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो 2m/6 × 4, लेकिन हमें लेना कितना है, 3m/6 × 4 तो है ही, और साथ में 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए m/6 × 8, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया, ये तो मास हो गया हमारा, ये इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई, 8/3, और x डायरेक्शन में कितनी हुई, 2, तो इधर हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, इधर कितनी हो गई 8/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड वैसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों का नेट लेना है, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। सिंपल, इसको सॉल्व करना है। नहीं समझ आए तो आप बाद में फिर समझेंगे इन चीज़ों को, जब वेक्टर अच्छे से पढ़ेंगे। 64/9 + 4, 9 × 36, 64 प्लस 36/9 का रूट, तो ये हो गया 100/9 का रूट, 100 का रूट 10, 9 का रूट 3, 10/3 मीटर्स पर सेकेंड, या 3.33 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारा 3m/6 वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में कहीं 3.33 मीटर पर सेकेंड में चलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उतारिए, अगर नहीं उतार पा रहे तो आप पॉज कर लें फिर उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 कह रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m है, काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम p है, आर k एंड p रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m k एंड p। m k और p के बीच रिलेशन मांगा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं, अगर कोई बॉडी v स्पीड से चल रही है तो उस इंस्टेंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², जिसमें उस बॉडी का मास m है। और मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं जानते, जान लीजिए मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ मास इंटू वेलोसिटी तो है, लेकिन mv² इंटू अगर m कर दें बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर m इंटू m स्क्वायर v², ये mv का होल स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई किए तो m से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2m। सिंपली 12mv² में हमने क्या किया, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया, तो k बराबर आ गया mv, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जब मास के बीच रिलेशन आ गया, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग p² बराबर 2mk, जहाँ पे p मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी 2 है, m मास है, k काइनेटिक एनर्जी है, p बराबर √2mk, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है बी में,
2 मार्बल्स ऑफ मास 1 ग्राम्स एंड 4 ग्राम्स, M1 1 ग्राम है और दूसरा 4 ग्राम्स है, और मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, तो K1 और K2 बराबर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज़, वेलोसिटीज़ का रेशियो मांगा है, तो क्या होगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर बराबर हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, मास 1 1 इंटू V1 स्क्वायर बराबर मास 2 4 इंटू V2 स्क्वायर, तो यहाँ से V1 और V2 का रेशियो का स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, यहाँ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर है, एक साथ कर दिए, V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ V1 इज़ टू V2, 4 का 2 तो 2 इज़ टू 1 हो गया, सिंपल। नहीं समझ आए तो आप आराम से देखिए, स्लो करके देखिए, उम्मीद है समझ आ जाएगा। सेकंड नंबर, मोमेंटा का रेशियो मांगा है, तो मोमेंटम्स का रेशियो, मोमेंटम का फॉर्मूला ही 2m के यहाँ पे आ गया, 2m K1 बटे 2m K2, स्क्वायर रूट दोनों में एक साथ कर दिया, 2 2 कैंसिल, K1 K2 भी कैंसिल, जो कि बराबर है, मास कितना 1/4, 1/4 क्या, 1 का रूट 1 4 का रूट 2, तो 1:2 हो गया। मोमेंटम्स का रेशियो 1:2 हो गया, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता है, और वेलोसिटीज़ का रेशियो 2:1 हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्या कह रहा है, अ मोटर होइस्ट्स 9,000 किलोग्राम्स, मास है 9,000 किलोग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन इन 1 आवर, टाइम कितना ले रहा है 1 आवर, फ्रॉम अ माइन टू हाइट ऑफ 120 मीटर्स, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 75%, ईटा लिखते हैं इसको, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मोटर, वर्क डन बाय द मोटर एंड द पावर ऑफ द मोटर, पावर भी मांगा है। तो जो वर्क है, देखिए एफिशिएंसी तो 75% ही है, काम कितना करना पड़ेगा उसको, तो काम इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, एफिशिएंसी 75% है, इतना सारा मास इतनी हाइट से उठाना है उसको, तो जो वर्क करना है उसको, जो 75% ऑफ वर्क है, ठीक है, ये इतना के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, mgh के बराबर, इतना काम तो होना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि 75% से ज़्यादा काम होगा तभी तो काम कर पाएगा। अगर 75% करे और इतना से, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, तो उसका जो टोटल काम है उसका 75% इतना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इफिशिएंसी 75% है, तो 75/100 इंटू WM कितना 9,000, G कितना है हमारा 10 और हाइट है 120, mgh समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, या यूँ समझे, समझ जाएंगे, mg फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क ही के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 या 75 25 3/4 इंटू W, 12 9 108 गुना 10 पे पावर 1 2 3 5, ठीक है, तो W बराबर क्या 4/3 108 गुना 10 पे पावर 5, 3 3 9 3 6 18 2 4 144 गुना 10 पे पावर 5 जूल्स, या 1.44 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पे पावर 7 जूल्स, तो इतना वर्क कर रहा है वो। ठीक है, अब देखिए पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क बाय टाइम, वर्क कितना 1.44 10 पे पावर 7, और टाइम कितना 1 घंटा, मतलब 60 गुना 60 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर जूल नीचे सेकंड, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, दैट इज़ 144/36 10 पे पावर, यहाँ 2 नीचे 100 आएगा 10 पे पावर 4, ऊपर 10 पे पावर 7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 36 चौक 4 गुना 10 पे पावर 7 में 4 क्या 3 वाट, दैट इज़ 4000 वाट्स का पावर है। और 4000 को अगर हम 746 से डिवाइड कर दें 746 से, तो ये आएगा हॉर्स पावर में, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, तो एक वाट में कितना हो जाएगा, समथिंग बाई 746 हॉर्स पावर, तो ये हो जाएगा 5.36 अप्रॉक्स आएगा, आई थिंक 5.36 हॉर्स पावर।
तो एक क्वेश्चन था, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा लेवल 3 ख़त्म हो गया। अगर और भी आपको कहीं से क्वेश्चन चाहिए, आई थिंक लेवल 1 अभी तक नहीं किया, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, या आपको जो भी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैसा लगा वो बताएं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।